संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन। राज्यसभा में बांग्लादेश मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले बांग्लादेश में 19,000 भारतीय मौजूद। सर्वदलीय बैठक में राहुल ने पूछा सवाल, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है? जयशंकर बोले पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे हैं। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना बेटी भी कर सकती है मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं। वीवीआईपी गाड़ियों का बड़ा मूवमेंट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का काटेगी टिकट। विधान परिषद चुनाव में भी थी क्रॉस वोटिंग सीट बंटवारे पर एमबीए की बैठक कल। शिवसेना युवेटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। 8 अगस्त तक राजधानी में रहेंगे उद्धव ठाकरे। आप और टीएमसी नेताओं से करेंगे मुलाकात। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में 402 पहुंचा मौत का आंकड़ा। सर्च ऑपरेशन आज का 8वां दिन। 180 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी सदन को गुमराह करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। ये जानकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने दी है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य की बात है वह देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने सदन में कहा कि वह लागत पर 50% मुनाफा देंगे और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया था। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को लागत का कभी भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की 175 सिफारिशों को लागू कर दिया था। ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है, यानी भाजपा सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच किसान विरोधी है। वहीं राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। अब बढ़ते अगली अहम खबर की तरफ। जगज्योति दरबार बिजड़पुर के महंत राजेंद्रपुरी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। निजी संस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान बातचीत करते हुए महंत राजेंद्रपुरी ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा सनातनी है, जिससे प्रभावित होकर ही उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी। वह सनातनी और हमेशा सनातन धर्म का ही प्रचार करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तथा नीतियां उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए वह कांग्रेस पार्टी से दूर हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही धर्म प्रचारक रहे थे तथा कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने इस बार नल्लड़ महादेव मेवात में यात्रा के लिए उनकी जिम्मेवारी लगाई थी, जो बखूबी पूरी हुई। महंत जी नल्लड़ महादेव का जल प्रसाद भी सभी भक्तों को बांट रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का आज 12वां दिन है। आज एनएचएम कर्मियों ने विरोध स्वरूप हड़ताली तीज मनाई, जिसके तहत महिला कर्मियों ने आपको बता दें हथेलियों पर मेहंदी लगाकर लिखा एनएचएम तो एनएचएम को पक्का करो। इस मौके पर अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन मेहंदी से लिखकर महिला कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार से एनएचएम को पक्का करने की मांग की। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मी पिछले 11 दिनों से अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके तहत आज 12वें दिन एनएचएम की महिला कर्मियों ने हड़ताल तीज मनाने का फैसला किया। सर, लगातार प्रदर्शन नहीं कर रहे हम, कई सालों बाद हमने प्रदर्शन किया है। हाँ, ये है कि आज हमारे प्रदर्शन का 12वां दिन है। मांग सिर्फ है कि हमें कर्मचारी होने का हक दे दो। जिन दिक्कतों से, जिन कठिनाइयों से हम लोग काम कर पा रहे हैं, उनका रेजोल्यूशन किया जाए। अब आप बता दूं, पिछले 3 साल पहले 2021 में हमारा 7th पे क्लियर हुआ था और वो अभी तक नहीं दिया गया है हमें। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घोटाले का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के परिसर में किसान धरना देने पहुंचे। उन्होंने सहारनपुर जिले के वक्फ नंबर 4 में हुए घोटाले और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सचिव अब्दुल
खालिक पर धोखाधड़ी, जालसाजी, वक्फ के संपत्तियों पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। धरने पर बैठे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने भी कई घोटाले किए। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यही नहीं, उनके कार्यकाल में कितना निर्माण हुआ, कितने कब्जे हुए, कितनी वक्फ दुकानों से किराया वसूला गया और कितना किराया बनता है, इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर वक्फ बोर्ड में सहारनपुर जिला पड़ता है। कमेटी नंबर 4 है। कमेटी नंबर 4 में खालिद नाम का व्यक्ति है, उसके नाम 13 दुकानें हैं अवैध तरीके से। उसने अरबों रुपए की संपत्तियों पर जो है कब्जा कर रखा है और वक्फ बोर्ड को उसने गुमराह करके रखा है और इसमें पूरा साथ यहाँ के चेयरमैन दे रहे हैं। तो हम आज आए हैं कि जो सहारनपुर की कमेटी नंबर 4 है उसको भंग किया जाए, खालिद जिन कमेटियों में उनको हटाया जाए, उसके बाद जो 13 दुकानें उनको हटाया जाए और जो ये भ्रष्ट चेयरमैन है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार इसको अपनी अंडरटेकिंग मिले और ये मामला पूरे सहारनपुर का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश भर में सबसे विवादित अगर कोई चीज है तो ये वक्फ बोर्ड है, इसको भंग किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झांसी से, जहां विकास प्राधिकरण की तरफ से बहुमंजिला इमारतों की जांच कराई जा रही है। कई बिल्डिंगों के इन्वेस्टमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आमजन का जीवन भी खतरे में है। इन बातों को देखते हुए जेडीएस सचिव उपमा पांडे और उनकी टीम लगातार कार्रवाइयां अमल में ला रही है। टीम ने कार्रवाई करते हुए कई बिल्डिंग सील की हैं और कई अवैध निर्माण को रुकवाया भी है। देखिए, दिल्ली की घटना हुई, आप सभी लोगों को पता है, और इस तरह की हर साल कुछ न कुछ घटना होती है। तो बेसमेंट में नक्शे में अगर पार्किंग में किसी ने पास कराया हुआ है अपना नक्शा, तो उसमें वो पार्किंग ना प्रयोग करके किसी और वजह से अगर उसको यूज़ करता है तो हमारे क्या होता है, एक तो रोड पे जाम लगता है, प्लस हमेशा खतरा बना रहता है। तो उसको लेके हम लोग कार्रवाई चला रहे हैं कि जितने भी बेसमेंट जो अदरवाइज़ यूज़ हो रहे हैं, अदर प्रयोजनों के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तो उसको हम सील कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग इससे अपने आप आगे बढ़ के इसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बेसमेंट को पार्किंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको हम चलाते रहेंगे लगातार। और बाकी पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी कंस्ट्रक्शन बिना नक्शा पास कराए ना करें, और स्पेशली बेसमेंट मानसून के मौसम में बहुत ध्यान रखें, नक्शा पास कराएं, प्रिकॉशन लेते हुए ही कोई भी चीज़ करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली जनपद के सकल एडिया कोतवाली क्षेत्र के लेहरा ताजपुर गांव के निवासी शेखर यादव पुत्र राम वृक्ष यादव की मंगलवार को गांव के समीप नहर में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद सकलडी थाना अध्यक्ष संजय सिंह भी मौके पर पहुंचकर उन्होंने 100 कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या की आशंका जताई, जिस पर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। थाने पर आए हैं। मेरे चाचा कल शाम को 8 बजे फ़ोन किए, बोले कि मैं घर आ रहा हूं, और उसके बाद से लापता थे। हम लोग रात भर खोजे, दिन में खोजे, 9:30-10 बजे तक खोजे, नहीं मिले। 2 लड़के उनको किसी तरह से पता चला कि 2 लड़के उनको बाइक से लेके ताजपुर तक छोड़े हैं, लेकिन उनसे पता चला कि मतलब इधर उधर बात कर रहे हैं। फिर हम लोग और भी खोजे तो पानी में उनकी डेड बॉडी मिली। क्या कहाँ का काम करते थे, कैसे उन सब? चंदौली काम करते थे, मीठा की दुकान पे। साइकिल से आ रहे थे ना? साइकिल से आते थे रोज। साइकिल क्या हुई उनकी? साइकिल नहीं मिली है अभी तक। उनसे आते समय कोई बातचीत हुई थी? फोन हम लोग किए कि चाचा कहाँ है, देर हुआ, तो बोले कि रास्ते में आ रहे हैं। क्या नाम था? शेखर यादव। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूरे देश की नज़र बांग्लादेश पर बनी हुई है। आपको बता दें, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कल ही बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद भारत में भी सियासत तेज हो गई है। बांग्लादेश को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि ये खतरा विचारधारा का है और भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त व समझदार सरकार है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत की सरकार को बांग्लादेश पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम सियासत की बलि देश को नहीं चढ़ा सकते। सियासत देश के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र की नहीं। एकता सुरक्षा प्रथम है, राष्ट्र की सुरक्षा को भी भयंकर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल स्तर पर बात करें। आप नेता संजय सिंह के तानाशाही वाले बयान पर कहा कि मुझे तो इस वक्त विपक्ष तानाशाह नजर आ रहा है।
विपक्ष इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, इस देश की संपदा को लूटना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करना शुरू कर चुका है। रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और क्योंकि खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है, और ये खतरा विचारधारा का है, ये खतरा कि किस तरह के सियासी सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो का है, जिसको कोई भी संभ्रांत राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। हमें खुशी है इस बात की, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक सशक्त, समझदार और समर्थ नेतृत्व है। लेकिन भारत की सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी के किसान पथ पर लूट की घटना अंजाम देने वाले लुटेरों को पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 2 अगस्त 2024 को पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसान पथ पर डाला चालक और मुनीम से 1,85,000 रुपए की लूट की सूचना पुलिस को मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मुनीम और डाला चालक से पूछताछ कर पता चला कि कुछ लोग गाड़ी को ओवरटेक करके सामने पहुंचते हैं, अपने आप को फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताते हैं। जैसे ही डाला चालक और मुनीम कुछ समझ पाए, उनसे लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया था, 2 अगस्त 2024 को लगभग 3:30 बजे थाना क्षेत्र पीजीआई में किसान पथ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप ट्रक पे 4 व्यक्ति, जो 3 वाहन, एक सीबीआर मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक मंत्रा स्कूटी से आए हैं और उन्होंने लगभग 1,85,000 रुपये लूट लिया है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर गए थे। जो मुनीम था वहाँ का कृष्णकांत, उससे तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना का सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम भी थी। इन 3 टीमों द्वारा काफ़ी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू डाटा कलेक्ट किया गया और इसी क्रम में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संतकबीरनगर जिले के 730 ग्राम पंचायत में हरियाली अभियान के तहत महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट परिसर में पीपल, बरगद, पाकड़ का वृक्ष लगाकर शुभारंभ किया। इस महावृक्ष अभियान में तकरीबन 20 सामाजिक संगठन ने अपना योगदान दिया। हरिशंकरी वृक्षारोपण फोकस करते हुए वृक्ष लगाकर जनपद को हरा भरा करने की मुहिम की शुरुआत सामाजिक संगठनों ने की है। जिलाधिकारी ने संदेश दिया कि सभी लोग इस महाअभियान में हिस्सा लेकर इसको सफल बनाएं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल में ही जनपद ने लगभग 30 लाख वृक्षारोपण हमारे जनपद में अभी हुआ था 20 जुलाई को। इसके बाद में हम लोगों ने एक थोड़ा सा नया एक प्रयास किया, जिसमें लोग भारतीय परिवार के साथ में मिलकर और बाकी लगभग 20 सामाजिक संगठन, जिसमें पतंजलि है, रोटरी क्लब है, व्यापार मंडल है, इस प्रकार के सभी संगठनों को इनवाइट करके हम लोगों ने एक अभियान चलाया जिसका नाम दिया है हरियाली अभियान। और इसमें हरिशंकरी वृक्षारोपण विशेष रूप से फोकस किया गया है कि हम 3 जो पेड़ हैं वो, जिसमें बरगद, पीपल और पाकड़ को
हम लोग लगाएं और सभी राजस्व ग्रामों में हम लोग 730 ग्राम पंचायतों में 1451 स्थलों पे ये एक अभियान के तहत 7 तारीख को कल पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि जो पहले चौपाल का एक कॉन्सेप्ट होता था, तो उस प्रकार के चौपालें हर ग्राम में हमारे डेवलप हो सकें और सामाजिक रूप से सहभागिता जो है वो इसमें सुनिश्चित कर सके। इसके लिए हम लोगों ने मेन रूप से इसको सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। प्रशासन और बाकी सभी जो लोग हैं वो एक सहयोगी के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष धर्मराज जमोर ने प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 11, 12 और 13 तारीख को की जाएगी। हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा के माध्यम से सबको जागरूक करने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत हो, इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कार्यक्रम तिरंगा यात्रा हम सब लोगों की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत 11, 12, 13 को हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के लिए सब लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत हो, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर हम तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है, जब हमारे जिले में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम सब जहां पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं, वीर सैनिकों की प्रतिमाएं हैं, उन स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की अध्यक्षता में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी तैयारियां 11 अगस्त तक पूर्ण कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खंड विकास अधिकारी ब्लॉक वार माइक्रो प्लान बनाकर DCN RLM को उपलब्ध करा दें। शहरी क्षेत्र में सभी अधिशासी अधिकारी माइक्रो प्लान बना लें। ये सुनिश्चित करें कि समय से झंडे बंट जाएं व सभी घरों पर झंडे लगे। अभियान चलाकर लोगों को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में आपको बता दें 4,41,442 झंडे DCNR LM द्वारा व शहरी क्षेत्र में PO डूडा द्वारा 35,000 झंडे उपलब्ध कराए जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर जालौन से है, जहां बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश का प्रभाव अब नदियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। ललितपुर के माता टीला बांध और राजघाट बांध से छोड़े गए 4.82 लाख क्यूसेक पानी के साथ ही हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के कारण यमुना और बेतवा नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी रमेश कुमार पांडे ने फ्लड बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि यमुना नदी का जलस्तर 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 100.04 मीटर तक पहुंच जाएगा, जबकि चेतावनी का स्तर 107 मीटर है। खतरे का निशान 108 मीटर है। इस समय प्रशासन ने बेतवा नदी के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और सभी बाढ़ चौकियों को सचेत किया गया है ताकि स्थिति बिगड़ने पर तुरंत राहत कार्य पहुंचाया जा सके। ग्रामीणों को नदी के किनारे जाने और जानवरों को नदी की ओर छोड़ने से मना किया गया है। तीन चरणों में काम करते हैं। एक तो बाढ़ के संभाव्य खतरा को देखते हुए पहले की तैयारी की स्थिति, और जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के दरमियान, और फिर बाढ़ जब रिसीड करती है तब। आज हम लोगों का जो दौरा हमारा कप्तान साहब का है और राजस्व सिंचाई विभाग सभी अधिकारी है, ये हम लोग ये देखने आ रहे हैं कि बाढ़ अभी चूँकि पानी लगभग डेंजर के आसपास आ गया है। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ आती है तो हम लोग चौकियों को अलर्ट कर रहे हैं, गाँव के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी को परखने आए हैं
कि बाढ़ की स्थिति में हम लोग कैसे अच्छे से लोगों को रेस्क्यू कर सकें। भारी वर्षा के बाद जालौन की नदियों में उबार आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो नदियां हैं यहाँ पे पानी उनका बढ़ना भी शुरू हो गया। बात कर रहे हैं जालौन की उन नदियों की, या यमुना नदी हो या चंबल की नदी हो या कोटरा की नदी हो, सारी नदियों में धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जो भी नदियां हैं यहाँ पहले भी पानी आ चुका था, बाढ़ आ चुकी थी। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन पानी का बहाव तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है क्योंकि खतरे निशान से अभी पानी 1 मीटर पीछे है। लेकिन धीरे धीरे जो पानी बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी को लेकर आज जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी, संबंधित अधिकारियों ने जाकर पानी वहां जाके पुल का जायजा लिया और जाके वहां पर लोगों को सचेत किया और लोगों को बताया है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोकथाम के लिए जरूरत है। और जो निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं उनको लेकर सतर्क कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षित स्थान पर जाके रहें, ताकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पानी खतरा का निशान जरूर बता रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी सम्मान के तो यमुना बेतवा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से, जहां तहसील सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार मधुकर जैन ने जन समस्याओं को सुना है। नायब तहसीलदार मधुकर जैन ने बताया कि तहसील दिवस में 19 शिकायतें आई, जिनमें अधिकतर शिकायतें जमीन से संबंधित हैं, पैमाइश की हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया। आपको बता दें कि इस तहसील दिवस में खास बात यह रही कि जहां नायब तहसीलदार तहसील दिवस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो वहीं तहसील दिवस में बैठे अधिकतर अधिकारी अपने मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते और फ़ोन पर बात करते नजर आए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जहां तहसील दिवस चल रही है वहां पर अधिकारी फ़ोन में मस्त हैं। वहीं हमने इस मामले को लेकर तहसीलदार मधुकर जैन से सवाल किया तो नायब तहसीलदार भी कार्रवाई की बात न करते हुए अलग ही जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो एसडीएम साहब ही दे पाएंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप हमें उपलब्ध कराएं कि विभाग में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कोई भी शिकायत ऐसी नहीं थी जिसका निस्तारण मौके पे किया जा सके। सभी जहाँ से संबंधित थे तो सभी विभागों को वीडियो की एक शिकायत है, इसमें ईओ से एक संबंधित है, पीडब्ल्यूडी की 2 हैं, पेयजल की 1 है, चकबंदी की 1 है, पुलिस की 1 है, बाकी सब राजस्व विभाग की हैं। तो राजस्व विभाग की जो अधिकतर शिकायत है वो पैमाइश से संबंधित हैं, ग्राम सभा की जमीन पर। तो उन्हें सब जो कानून को या राजस्व निरीक्षण उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। नहीं, पर्चा प्रसार में जो भी अनुपस्थित विभाग के कर्मचारी अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ स्पष्टीकरण उनका लिया जा रहा है। फिर उसके खिलाफ एसडीएम साहब जो भी उचित करेंगे वो कार्रवाई की जाएगी। सर अधिकतर में तो एसडीएम साहब ज़्यादा बताएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप हमें अवगत कराएं कि भाई ये विभाग में ये चीज़ हो रही है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 3 पानी से लेकर मोटा हल्दू तक आज एनएच की सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सबसे पहले कमिश्नर दीपक रावत ने 3 पानी के पास एनएच के ओवरब्रिज की तरफ गए, जहां पर बरसात के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति हो रही है। इसके चलते वह लोग काफी परेशान हैं। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे, जिनके द्वारा जलभराव की समस्या से कुमाऊं कमिश्नर को अवगत कराया गया। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति हो रही है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। उसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य और क्या उपाय हो सकते हैं, इसको भी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। किया माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं और काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है एनएच का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लान भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनएच ने लैंड एक्वायर करी है, उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था, इनका कहना है एनएच का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। तो स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा। एनएच की जहाँ तक लैंड है सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का निर्देश पर हर महीने सरकार के निर्देश पर मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब यह तहसील दिवस धीरे धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। हल्द्वानी तहसील में लगे तहसील दिवस में कई विभागों के अधिकारी नहीं आए हैं। बिजली, पानी, एडमिशन, राशन कार्ड सहित तमाम नगर निगम की विभिन्न समस्याएं लोगों द्वारा उठाई गई। इस दौरान बनभूलपुरा क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधि शकील सलमानी ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय गुमराह करने के आरोप लगाए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि विभिन्न स्तर पर समस्याओं को मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं और जो विभाग के आला अधिकारी नहीं आए हैं उनके खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर जिला अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। देखिए, प्रत्येक माह तहसील दिवस का आयोजन शासन के निर्देशों क्रम में किया जाता है। यहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी यहाँ पर खासकर विकासखंड स्तरीय और ये सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं विभागों के, वो मौजूद रहें। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं, मुख्यतः उसमें जो राशन कार्ड से संबंधित हैं या जल संस्थान से संबंधित हैं, कुछ अन्य विभागों की भी शिकायतें आई हैं और संबंधित विभागों को यहीं पर उनके द्वारा निराकरण के लिए बताया गया है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें दीर्घकालिक कार्य होना है, तो उनको संदर्भित किया गया है। आई हूँ, लेकिन अभी तक निवारण नहीं मिला है। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे हल मिलता है तो ये अच्छा ही है मेरे लिए। लेकिन बस ये है कि जो हमारी और महिलाएं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, जैसे कि हमारी गली नालों मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही है, जरा सी वर्षा होने पर पानी रोडों पर आ जाता है, रोडों के कारण वो घर में भी आ जाता है, गंदगी तादाद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका हल दिया जाए, हमारी संतुष्टि के लिए हमारा सहयोग करा जाए। सर, मैं कई बार से आ रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ तहसील दिवस पे। मैं टीचर, मेरा नाम कमर जहाँ है, मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ राज्य के इंटर कॉलेज बनभूलपुरा की। मैं उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर कई बार याचिका दे चुकी हूँ, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी मैं इसी मुद्दे पर ही आई हूँ कि हमारे स्कूल में जो है उर्दू टीचर की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि एक छत के नीचे लगभग 20-25 विभाग के अधिकारी, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, नगर निगम है या और अन्य विभाग है, यहाँ पे आए और बैठें और जनता की समस्याओं को हल करें। क्योंकि बहुत से अधिकारी इस बात को लेकर बहाना कर देते हैं कि हम वहाँ चले गए थे दौरे पर और वहाँ चले गए थे। सरकार ने एक दिन निर्धारण करा कि महीने के पहले मंगल को तहसील दिवस में आएंगे और सारी समस्याओं पे वो जो जायज़ हैं, हम कोई इनसे ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं राशन कार्ड बना दो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनाजपुर में गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। ये मामला दिनाजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्गीय चितरंजन इंटर कॉलेज और अटल उत्कृष्ट दिनाजपुर का है। कॉलेज की छात्राओं ने केमिस्ट्री के टीचर जितेंद्र अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि जितेंद्र अग्रवाल, जो कि बिजनौर
का रहने वाला है और दिनेशपुर वार्ड नंबर 6 में अस्थायी रूप से रह रहा है। लड़कियों से अश्लील बातें करता है। छात्राओं ने यह भी बताया कि जितेंद्र अग्रवाल उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाता था और बाहर घूमने की बात करता था। लड़कियों ने इस बारे में कई बार स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला तब गर्मा गया जब पिछले शनिवार को 11वीं की एक छात्रा से आरोपी टीचर ने बाहर घूमने और बिना पढ़े पास करने की बात कही। इसके बदले उसने छात्रा से प्यार का वादा किया। आपको बता दें, छात्रा ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए सारी बातें अपने अभिभावक को बता दी। फिर सोमवार को बच्चों के अभिभावक स्कूल में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक अन्य लड़कियां भी सामने आईं और उन्होंने भी आरोपी टीचर के खिलाफ बयान दिए। प्रिंसिपल ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में 3 तारीख को आया है, जिसके बाद उन्होंने जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक हमारे समाज के आईना होते हैं और डिपार्टमेंट में बहुत से अच्छे शिक्षक हैं। हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हर क्षेत्र में कुछ अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं और जो विषय आपने बताया है ये कानून संज्ञान ले पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। जो दोषी हैं वो किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाने चाहिए। छेड़छाड़ की बात तो सामने नहीं आई है। कुछ बच्चियां आई थी मेरे पास और आकर के उन्होंने कुछ शिकायत की उनके बारे में, और वो शिकायत जैसे ही मेरे पास मेरे संज्ञान में बात आई, तुरंत मैंने 5 लोगों की जांच कमेटी बैठा दी है। 3 तारीख को ही 3 तारीख को शिकायत आई, 3 तारीख को ही जांच समिति गठित कर दी गई है। और जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती है और संबंधित शिक्षक से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है, इन समस्त आख्याओं को अवलोकन करने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे और जो भी कानून सम्मत निर्णय होगा वो लिया जाएगा, विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। साहब, मेरी जो गुड़िया है यहाँ पे उसको 2 महीने यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं एडमिशन के। उसके बाद यहाँ पे कोई जितेंद्र मोहन अग्रवाल करके कोई टीचर है, वो सारे बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। अब स्कूल में कोई बच्चे बता देता है, कोई घर में कोई नहीं बता पाता है। तो हमारी बच्ची ने हमें किया और स्कूल के बच्चों को भी फोन आ गया आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा हुआ। पूरी सच्चाई है सर। आज सर को छुपा रखा है इन्होंने, स्कूल नहीं बुलाया है। अगर वो सर सच्चा होता सबके सामने आते। हमारी लड़की 11th में इसी साल एडमिशन हुआ है। 6 या 7 जुलाई का एडमिशन हुआ है। गलत बातें सिखा रहे हैं, बच्चों को अकेले बुला रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, मूवी देखने जाएंगे बोल रहे हैं, प्यार करेंगे। अग्रवाल करके है, अग्रवाल सर। सच्चाई ये है, परसों जब हमारे बच्चे स्कूल आए थे तो सर लड़की को, कोई इनकी क्लास की दिव्या नाम की लड़की है, उसको अकेले रूम में बुलाया उन्होंने पूछा कि लड़की के द्वारा सुनी गई ये बात, अभी ये लड़की आएगी तुम उसकी भी राय ले लेना, उसकी भी राय ले लेना कि तुमसे क्या कहा, अगर मैं झूठ बोल रही तो क्या कहते हैं, सर ले गए उसको रूम में, तो उसको गलत वर्ड किए और गलत इशारे भी किए लड़की को। 11th की हूँ और जो सर है वो हमारे केमिस्ट्री, वो जो क्लास टीचर है हमारे, उन्होंने पहले प्रिया भट्ट मेरी जो फ्रेंड है और मेरे साथ बदतमीजी की। हम 15 अगस्त आने वाला है इसलिए हम सर के पास गए थे कि प्रोग्राम के बारे में कि सर क्या करना है हम दोनों को, मतलब क्या से क्या होगा ये पूछने के लिए गए थे। इसी बात में फिर सर ने हमसे पूछा कि तुम मैच्योर हो और तुम मेरे घर पे पढ़ने आ जाना। एज अ टीचर उन्होंने ठीक है बोला कि हाँ कि तुम आ जाना पढ़ने, हमें तब थोड़ा सही लगा, लेकिन वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि तुम आ जाना घर में पढ़ने के लिए, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले हम दोनों के साथ हुआ, मेरे और अंतरा के साथ। हमें सर ने बुलाया था, बोला था कि तुम अकेली रहती हो, अकेली। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ परिसंपत्तियों जिनमें वन विभाग निगम के 99 करोड़ उत्तर प्रदेश की ओर से दिया जाना था, उसमें 2017 तक ब्याज लगकर 563 करोड़ हो चुका है, जो राज्य को मिलना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संपत्ति पर इनकम टैक्स कटौती की जा चुकी है, तो इससे यह स्पष्ट है कि वह पैसा हमारे राज्य का है जो हमें मिलना जरूरी है। हमारे परिसंपत्तियां हैं उनके लिए प्रयास करते रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी और परिसंपत्तियों के बारे में बहुत सी बातों का निस्तारण हुआ था। लेकिन एक हमारे यहाँ उत्तराखंड वन विकास निगम का एक 177 करोड़ रुपया पे बातचीत बनी थी। 46-54 के रेशो में
हमें 77 करोड़ रुपए मिलना था, 99 करोड़ रुपए हमें मिलना था। और ये बात के बाद जब नहीं मिला तो हमने उसमें ब्याज की मांग की, तो लगभग 464 करोड़ रुपए हमें ब्याज उसमें हमारा बना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से, जहां रुड़की के नाम पर चीन अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ एक युवती द्वारा उनको गलत रिपोर्ट दर्शाकर भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें, शंकरपुरी निवासी काजल वर्मन ने अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसकी रुड़की के हेमंत नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड कराने ले गए, जहां पर हेमंत हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया गया। उसकी रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई, जबकि आने वाले 2 निजी नर्सिंग होम में काजल द्वारा अपना अल्ट्रासाउंड कराया गया, जहां पर उसको पित्त की थैली में पथरी होनी बताई गई, जिससे उसने ऑपरेशन कराया। अब काजल वर्मन का आरोप है कि हेमंत अल्ट्रासाउंड द्वारा उसको गलत रिपोर्ट दिखाकर भ्रमित किया गया। मेरे पास एक कुमारी काजल वर्मन, उनका केस आया था। उन्होंने रिपोर्ट अपना अल्ट्रासाउंड कराया था हेमंत गुप्ता के यहाँ पे, जो उसके बाद में वो उनको दर्द हुआ, बहुत परेशानी हुई, तकलीफ हुई। उसके बाद वो दूसरी जगह कराया, वहाँ अलग रिपोर्ट आई, तीसरी जगह कराया, वहाँ सेम आई, 2 जगह। लेकिन क्या है मामला, क्या नहीं है, ये तो बाद में जांच का विषय है। और उसके बाद हमने ये रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय में दे दी है और हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसको देंगे। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण मैंने हेमंत हॉस्पिटल में, वहाँ पर मेरी रिपोर्ट में मुझे नॉर्मल बताया गया, गैस तेजाब, उसकी मुझे दवाई दे दी गई। उसके बाद भी मुझे लगातार बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने बांके बिहारी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पे मुझे आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।